I can bet after watching this video, you will be having a profound information about the blood vessels. So, my name is Amna. I am a fourth year veterinary student. In this video, we'll try to talk about the blood vessels, which are the most important part of the cardiovascular system, which include the arteries, veins, capillaries, and the capillary bed as well. तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे घर में ऐसा ही जो है वो पावर पॉइंट एक मेन मौजूद होता है, मेन सिस्टम मौजूद होता है, वहाँ से सेवरल वायर्स अराइज हो रही होती हैं, वो पूरी हमारे घर में जाकर पावर सप्लाई कर रही होती है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी एक हार्ट मौजूद है जिसके अंदर से जो है ब्लड वेजल्स अराइज हो रही होती हैं, मेनली द आर्टरीज एंड द वेन्स अराइज हो रही होती हैं। ठीक है, वो ब्लड हार्ट जो पंप कर रहा होता है सारा जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रोवाइड करती हैं, इन द सेम सेंस कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर में प्रोवाइड की जाती है वायर्स के ज़रिए से। ऑलराइट, तो ये पिक्चर क्लियरली डिपेक्ट कर रही है कि एक पूरा नेटवर्क है इलेक्ट्रिकल वायर्स का। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर यही नेटवर्क होता है, मगर किसका? ब्लड वेजल्स का, राइट। तो ब्लड वेजल्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर बिछी हुई हैं और हमें उनको बार बार सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दे आर present in us by the nature, right? Okay, all right, so we are talking about the most important thing right here, as we know that कि जो blood vessels होती हैं वो hollow tubes होती हैं। hollow tubes का मतलब ये है कि एक vessel है जिसके अंदर से जो है ये खाली होता है, ठीक है। जो ल्यूमेन होता है उनका वो खाली होता है, पाइप्स की तरह होती हैं। काम क्या होता है उनका? ब्लड कैरी करना होता है, आपकी पूरी बॉडी तक पहुंचाना होता है। तो अगर हम पूछें कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो ऑटा जो कि हार्ट से अराइज हो रही होती है वो लार्जेस्ट आर्टरी है। अगर वेन की बात करते हैं तो वेन सुपीरियर वाना कावा, इन्फीरियर वाना कावा, ये बहुत ज़्यादा बड़ी वेन्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम आर्टरीज़ के फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो आर्टरीज़ का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है कैरी करना ब्लड को, और वो ब्लड भी कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की तादाद भरी हुई हो, ठीक है। तो हार्ट जो भी ब्लड पंप करता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और वो आर्टरीज़ के ज़रिए से पूरी बॉडी में फैलता है, ठीक है। और जो वेन्स हैं उनका काम होता है ब्लड को कैरी करना, मगर कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड जाता है वो आर्टरीज़ की मदद से जाता है, और जो वापस हार्ट के पास आता है ब्लड वो वेन्स के ज़रिए से आता है, ठीक है। अच्छा, अब कैपिलरीज़ का काम क्या होता है? कैपिलरीज़ आर्टरीज़ और वेन्स के बीच में होती हैं मोस्ट कॉमनली, और कैपिलरीज़ का ये भी काम होता है कि ये डिफ्यूज़ करती हैं ईज़िली जो भी ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो कैपिलरी में आकर ही जो है वो ईज़िली डिफ्यूज़ हो जाता है, बिकॉज़ क्योंकि ये थिन होती हैं और स्मॉल होती हैं, वेजल्स होती हैं जो कि आर्टरीज़ को वेन के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं बेसिकली। और उनका अगर नेटवर्क होता है कैपिलरीज़ का तो उनको हम कैपिलरी बेड कह रहे होते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, कैपिलरी बेड। अच्छा जी, तो हमारे पास आता है आर्टरीज़ की एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं ना, ये तो फिजियोलॉजी हमारी हो गई। अब एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं, एक हमारी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारा फॉर एग्जांपल ल्यूमेन है, ल्यूमेन के बाद हमारा फिर क्या आता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है। अच्छा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद 3 और लेयर्स आती हैं जो कि एनाटॉमी में उनकी बहुत अच्छी जो है वो इंपॉर्टेंस है। अच्छा, हम यहाँ पर उनके एनाटॉमी भी कह सकते हैं या हिस्टोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हिस्टोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अच्छा, ट्यूनिका इंटीमा जो ट्यूनिका इंटरनल होती है ये मोस्ट कॉमनली किसकी बनी होती है? अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, सिंपल स्क्वामस इस एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? एंडोथीलियम कह रहे होते हैं, एंडोथीलियम, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया मोस्ट कॉमनली स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। इसके अलावा इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं यहाँ पर। ट्यूनिका एक्सटर्ना जिसको हम एडवेंशिया भी कहते हैं, एडवेंशिया, ये मोस्ट कॉमनली ट्यूनिका एक्सटर्ना को कहते हैं। इसके अंदर फिर क्या होता है कि कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स जो कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं आर्टरीज़ को, ये होती हैं मोस्ट कॉमनली। अच्छा, इसके अलावा 2 और लेयर्स होती हैं जिसको हम इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं और एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं ना।
अच्छा, इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन किसके बीच में होती हैं? ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया के बीच में होती है। और एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन किसके बीच में होती है? ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना के बीच में होती है। तो इनको डिफ्रेंशिएट कर रही होती है। मोस्ट कॉमनली द आर्टरीज़, जो बड़ी बड़ी आर्टरीज़ होती हैं उनके अंदर तो ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, मगर जो स्मॉल आर्टरीज़ होती हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमनली ये जो लेयर्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करें मीडिया को एक्सटर्ना के साथ, वो नहीं मौजूद होती हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आर्टरीज़ की साइज़ के ऊपर डिवीज़न की, तो मोस्ट कॉमनली आर्टरीज़ 3 तरह की होती हैं। किसके ऊपर? डिपेंडिंग अपॉन द साइज़। एक होते हैं छोटी आर्टरीज़ होती हैं जिसको आर्टरियोल्स कह रहे होते हैं। कुछ आर्टरीज़ मस्क्यूलर आर्टरीज़ होती हैं क्योंकि उनके अंदर ट्यूनिका मीडिया बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको मस्क्यूलर आर्टरीज़ कह रहे होते हैं। और कुछ आर्टरीज़ होती हैं जिनका जो हमारा क्या कह सकते हैं, हमारा ट्यूनिका मीडिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इनको क्या कह रहे होते हैं? इलास्टिक आर्टरीज़ कह रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास इलास्टिक फाइबर्स जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। अच्छा, अगर हम आर्टेरियोल्स की बात करें तो आर्टेरियोल्स क्या होते हैं? स्मॉल आर्टरीज़ हैं बेसिकली, और ये अराइज़ होती हैं मीडियम साइज्ड आर्टरीज से ये अराइज़ होती हैं, मतलब मस्क्यूलर आर्टरीज से अराइज़ होती हैं। और इनके बाद से क्या स्टार्ट होता है? हमारा कैपिलरीज स्टार्ट हो रही होती हैं बेसिकली, ठीक है। और अगर ट्यूनिका इंटीमा इनर लेयर की बात करते हैं जो कि ल्यूमेन के बाद आती है, तो ये एंडोथेलियम की बनी होती है। एंडोथेलियम बेसिकली हम किसको कह रहे हैं? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को। अच्छा, एंडोथेलियम की एक ल्यूमेन है, इसके बाद हमारे पास उसके बाद इसमें है बहुत ज़्यादा एंडोथेलियम, ठीक है। एंडोथेलियम हमने रख दिया, एंडोथेलियम एक लेयर है जिसके अंदर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। उसके बाद इनके पास क्या होता है कि एक दूसरी लेयर होती है जिसको हम सब एंडोथेलियल लेयर कह रहे होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़। तो हमने यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक दूसरी लेयर बना दी हुई है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास मौजूद है, सॉरी आई हैव टू सेलेक्ट द पेन, ओके। उसके बाद हमारे पास फिर उसमें क्या होते हैं? कुछ रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेटिकुलर फाइबर्स हैं और ये हमारे पास कुछ इलास्टिक फाइबर्स मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फिर दोबारा स्टार्ट होती है एक ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं, और मसल फाइबर्स किसके अंदर अरेंज होते हैं? सर्कुलर लेयर के अंदर हमारे पास इस तरह से कुछ अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ क्या है आर्ट्रियोल का, कहाँ मौजूद है, तो वो डिपेंड करता है कि इनके कंसेंट्रिक लेयर्स कितनी मौजूद है। मोस्ट कॉमनली 1 to 2 मौजूद होते हैं आर्ट्रियोल्स में, और डिफ़र हो सकते हैं बड़े से आर्ट्रियोल्स के अंदर। अच्छा, ट्यूनिका एडवेंशिया जो कि आउटर लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना है, इसके अंदर कोलेजिनस और इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं, ऐसे हम बना लिए, ठीक है। तो ये पूरी लेयर बन गई है एक आर्ट्रियोल की, जिसके अंदर ये ल्यूमेन मौजूद है, फिर ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, फिर ट्यूनिका हमारे पास एक्सटर्ना मौजूद है। तो सिंपल स्ट्रक्चर हिस्टोलॉजी ऑफ द आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स का काम, अगर हम उसकी फिजियोलॉजी को बात करें तो ये फिजियोलॉजी हम कह सकते हैं कि ये स्मॉल आर्टरीज़ होती हैं, और इनका काम ये होता है कि ये मीडियम साइज्ड आर्टरी से अराइज होती हैं, और इनके बाद से जैसा ये ख़त्म होती हैं तो इनके बाद से कैपिलरीज अराइज हो रही है, ठीक है। तो कैपिलरीज तो इनसे भी छोटी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मीडियम साइज आर्टरीज़ की बात करते हैं तो मीडियम साइज आर्टरी में हमारे पास होता है, लेट मी सेलेक्ट द पेन, ओके। मीडियम साइज आर्टरी में हमारे पास होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज़ हैं, ठीक है। इनका काम होता है वेरियस ऑर्गन्स में जाकर और ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना। मस्कुलर आर्टरीज़ क्या इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें मसल्स के पास बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसमें स्मूथ मसल्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो मस्कुलर आर्टरीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी थिक वॉल होती है और लार्ज नंबर ऑफ स्मूथ मसल्स भी मौजूद होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को वेरियस, मतलब अलग अलग जगहों पर बॉडी के अंदर। तो इनको जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी हासिल होती है। इनकी भी 3 लेयर्स होती हैं इंटीमा, जिसमें अलग 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें एंडोथेलियम आ गई, हमने एक ल्यूमेन पढ़ा, फॉर एग्जांपल ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन के बाद हमारे पास इसमें फिर एक एंडोथेलियम मौजूद होती है। एंडोथेलियम के बाद फिर एक दूसरी लेयर होती है जिसको कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर कह रहे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर इनके पास कोलेजिनस और इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेट मी मेक इट राइट नाउ, ओके।
तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल किसकी लेयर है, कोलेजनस की लेयर है और इलास्टिक फाइबर्स की एक दूसरी लेयर आ गई, ठीक है। इसके बाद इंटरनल इलास्टिक लैमिना पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल इलास्टिक लैमिना है वो बेसिकली उसका काम ये होता है कि सेपरेट करना ट्यूनिका इंटीमा को ट्यूनिका मीडिया से, और ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंशिया के बीच में दूसरी लेयर पाई जाती है जिसको एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना कहते हैं, एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना, ठीक है। तो ट्यूनिका मीडिया की बात करते हैं। ट्यूनिका मीडिया के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स मोस्ट कॉमनली सर्कुलर अरे में मौजूद होते हैं। लेट मी मेक द पिक्चर ऑफ, इस तरीके से सर्कुलर लेयर्स जो है हमारे पास मौजूद होती हैं किसकी, स्मूथ मसल्स की। अच्छा, स्मूथ मसल्स कुछ लेयर्स तक मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास फिर ट्यूनिका एडवेंशिया होती है, स्टार्ट होती है। ट्यूनिका एडवेंशिया में कोलेजनस और इलास्टिक फाइबर्स इसमें मौजूद होते हैं। तो लेट मी मेक दिस राइट नाउ। ये हमारे पास फिर ट्यूनिका एडवेंशिया की लेयर्स आ गई जिसके अंदर हमारे पास कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स मौजूद हैं। मूविंग फॉरवर्ड टॉकिंग अबाउट द लार्ज आर्टरीज। लार्ज आर्टरीज के अंदर हमारे पास लार्ज आर्टरीज को इलास्टिक आर्टरीज भी कह रहे होते हैं। अच्छा, इलास्टिक आर्टरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलास्टिक टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इलास्टिक टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से इलास्टिक आर्टरीज़ कह रही होती हैं। अच्छा, इनको क्या कहते हैं, कंडक्टिंग आर्टरीज़ कह रहे होते हैं। डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, हार्ट से जो भी अराइज हो रही होती है ना वो मोस्ट कॉमनली कंडक्टिंग आर्टरीज अराइज होती हैं। कंडक्टिंग आर्टरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंडक्ट करती हैं, लेती हैं ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। और जैसे कि ऑटा हो गया हमारा जो लार्जेस्ट आर्टरी है, और ये क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं, फिर ये कहाँ किसको देती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज़ को देती हैं। जो कि डिस्ट्रीब्यूटिंग हमने पिछली बार अभी पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज़ कौन सी होती हैं, हमारी मीडियम साइज आर्टरीज़ होती हैं, और मीडियम साइज आर्टरीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज़ होती हैं। अच्छा, इसके अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंशिया। ट्यूनिका मीडिया के अंदर एंडोथेलियम होता है, फिर सब एंडोथेलियम होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। मीडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली हर मीडिया के अंदर जो मिडिल लेयर होती है उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, और यहाँ पर एक एडिशनल लेयर होती है, उसको कोलेजन फाइबर्स भी कहते हैं। एडवेंशिया इनकी जो है मोस्ट कॉमनली थिन होती है, और कोलेजिनस और इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल स्पाइरल्स के अंदर जो है इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। इलास्टिन फाइबर्स क्यों पाए जाते हैं, इलास्टिन फाइबर्स मोस्ट कॉमनली इस वजह से पाए जाते हैं तो इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो लार्ज आर्टरीज़ हैं इनका काम क्या होता है कि ब्लड डायरेक्टली हार्ट के साथ ये कनेक्ट होती हैं, हार्ट से जो है ये ब्लड लेती हैं, तो इस वजह से इनको बहुत ज़रूरत होती है कि इलास्टिसिटी की, और इनके इसके अलावा जो है ये मेंटेन करती हैं आर्टरी और ब्लड प्रेशर को भी। और या दैट इज़ ऑल अबाउट द लार्ज आर्टरीज़। वेन्स के बारे में बात करते हैं तो वेन्स को क्या कहते हैं हम, कैपेसिटेंस वेजल्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो एज कैपेसिटेंस वेजल्स। अच्छा, कैपेसिटेंस वेजल्स क्यों कहा जाता है, इफ़ यू नो अबाउट इट आपको मेरे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कैपेसिटेंस वेजल्स क्या मतलब है, कैपेसिटेंस वेजल्स का। अच्छा, अब बात करते हैं हम हाउ वेन्स डिफ़र फ्रॉम द आर्टरीज। हाउ वेन्स डिफ़र फ्रॉम द आर्टरीज। ओके, तो वेन्स हैं और आर्टरीज़ है। अच्छा, वेन्स और आर्टरीज़ का फ़र्क क्या है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं कि ये डिफ़र है। तो वेन्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट में कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, और लेस क्वांटिटी होती है स्मूथ मसल्स की, वाइल द आर्टरीज़ के अंदर स्मूथ मसल्स बहुत ज़्यादा होता है और कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू बहुत कम होता है, ठीक है। एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ भी वेन्स के पास बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो वेन्स के पास क्या ज़्यादा होता है, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा होता है, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू ये दोनों चीज़ें बहुत कम होती हैं। ट्यूनिकास जो होते हैं वो क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते हैं, मतलब आप एक इंटीमा है, मीडिया है, एक्सटर्नल है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो इजीली ना। हमने पढ़ा था कि इंटरनल इलास्टिक लैमिना है, एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना है, और डिफ्रेंशिएट कर रही थी, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और इसके अलावा वीन्स के पास थिन वॉल्स होती हैं, लार्ज ल्यूमेन होता है, मतलब वॉल तो थिन होती है, जो ल्यूमेन है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, 3 तरह की वेन्स पाई जाती हैं, वेन्यूल्स, मीडियम साइज वेन्स, लार्ज वेन्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द वेन्स राइट नाउ। हमारे पास ये कुछ वेन्स हैं। अच्छा, वेन की शक्ल भी वैसे होती है जैसे कि कुछ आर्टरीज़ की होती हैं, मगर हमने पढ़ा जैसे कि उनके पास इलास्टिक मसल्स, स्मूथ मसल्स ये बहुत कम पाए जाते हैं, मगर कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा पाया जाता है।
तो यहाँ पर आप वेन्यूल की शक्ल देख सकते हैं, लार्ज ल्यूमेन है, बहुत बड़ा वेन्यूल उनके पास आ गया है। और एंडोथेलियम है, ये हमारे पास एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम के अंदर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। ये न्यूक्लियस हमारे पास मौजूद है, न्यूक्लियस के बाद हमारे पास ये सब एंडोथेलियल मौजूद है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये सिंपल सी बना रही हैं, ये हमारी क्या बना रही हैं, वेन्यूल्स बना रहे हैं। वेन्यूल के बाद ट्यूनिका मीडिया आता है। ट्यूनिका मीडिया के अंदर ये हमारा बड़ा सा जो है ल्यूमन हो गया। ल्यूमन के बाद हमारे पास एंडोथेलियम लेयर है, ये वाली एंडोथेलियम लेयर है। ये मस्क्यूलर लेयर है सारी, जिसके मसल्स मौजूद है, स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। इसके बाद ये वाली जो बड़ी लेयर है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद हैं, ये एक्सटर्नल एडवेंशिया कहलाती है। सेम इज पॉसिबल, सेम इज डिपिक्टेड ओवर हियर इन द केस ऑफ द लार्ज वेन्स। लार्ज वेन्स क्यों हैं? क्योंकि ये जो है अपने डायमीटर में और अपने जो है वॉल साइज में थोड़ी सी बड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू द मिडल और एज़ कम्पेयर टू द वेन्यूल। अच्छा, अब वेन्यूल्स की बात करते हैं। तो वेन्यूल के बारे में ये लिखा हुआ है कि कैपिलरी नेटवर्क है ना, कैपिलरी नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क गुच्छा बनाया हुआ है यहाँ पर फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये गुच्छा अराइज हो रहा है किसी भी आर्टेरियोल से। ठीक है, ये आर्टेरियोल है, आर्टेरियोल से हमारे पास फिर ये पूरा कैपिलरी बेड अराइज हुआ है जिसको कैपिलरी नेटवर्क कह रहे हैं। जैसे ही ये ख़त्म होता है तो ये किसके अंदर ड्रेन होता है? वेन्यूल्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास वेन है, वेन्यूल्स है। तो जो वेन्यूल्स है, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल भी होती हैं, कुछ मस्कुलर वेन्यूल्स भी होती हैं। ठीक है, हमारे पास पोस्ट कैपिलरी मतलब कैपिलरी के बाद कुछ आने वाली होती हैं और कुछ मस्कुलर वेन्यूल्स होती हैं। जो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स हैं उनको पेरिसाइटिक वेन्यूल्स भी कहा जाता है क्योंकि उनके पास पेरिसाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पेरिसाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेरिसाइड्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल्स होते हैं। अच्छा, दूसरा इसके बाद इनका मेन फंक्शन ये है कि ये रिजर्व सेल्स होते हैं। रिजर्व सेल्स का मतलब ये है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये डिफ्रेंशिएट होते हैं। डिफ्रेंशिएट मतलब अलग अलग सेल्स के अंदर तब्दील होते हैं। जैसा कि पैरासाइट्स अगर किसी सेल्स के पास हैं तो वो अगर ज़रूरत आने पर वो तब्दील हो सकता है किसी भी एंडोथेलियल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन की इनकी कैपेबिलिटी होती है, जैसे इनको रिजर्व सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी ये फुलफ़िल करती हैं जहाँ पर भी ये रहती हैं। और पैरासाइट्स ज़्यादा पाए जाते हैं तो उस वजह से पैरासाइटिक वेन्यूल्स भी कहा जाता है इनको। अच्छा, इसके अलावा मस्कुलर वेन्यूल्स, इनको स्मॉल वेन्स कहा जाता है, मस्कुलर वेन्यूल्स को। अच्छा, मीडियम साइज वेन्स की बात करें तो मीडियम साइज वेन में हमारे पास ट्यूनिका इंटीमा है, ट्यूनिका मीडिया है, एडवेंशिया है। इंटीमा में सिंपल एंडोथेलियम होता है जिसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। सब एंडोथेलियल लेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सब मीन्स बाद में आने वाली, एंडोथेलियल इस लेयर के बाद में आने वाली एक लेयर होती है, किसकी बनी होती है? कोलेजिनस एंड इलास्टिक फाइबर्स की। ठीक है, अच्छा, मीडिया के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स सर्कुलरली अरेंज होते हैं, ऐसे सर्कुलरली अरेंज होते हैं। और फिर कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एडवेंशिया जो आउटर लेयर है वो थोड़ी सी थिक होती है मीडिया से, मतलब जो मिडल लेयर है उससे मिडल आउटर लेयर थिक होती है। इसके अंदर कोलेजन फाइबर होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, सीधे लॉन्गिट्यूडनल या ऐसे ऐसे इस तरह से यहाँ पे अरेंज होते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। जो है हमारे पास ये कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। अच्छा, इसके बाद इलास्टिक फाइबर्स भी कुछ उसके साथ मौजूद होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, बार बार मैं पेन को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ और मेरा जो है रेज़र, कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी इसके साथ मौजूद होते हैं। ये हो गई हमारी मीडियम साइज्ड। अब आते हैं हम लार्ज आर्टरीज़ के ऊपर। तो लार्ज आर्टरीज़ के अंदर हमारे पास है, एक तो है ट्यूनिका इंटीमा, मेनली किसकी बनी है? एंडोथेलियम की, कनेक्टिव टिश्यू की। मीडिया किसकी बनी है? स्मूथ मसल्स की। एक्सटर्ना के अंदर मेनली आप देख सकते हैं लार्ज आर्टरी से बहुत बड़ी है एक्सटर्ना। ठीक है, मोस्टली जो वेन्स हैं, वेन्स के अंदर जो एक्सटर्ना है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द मिडल, क्योंकि स्मूथ मसल्स कम पाए जाते हैं। और एक्सटर्ना में क्यों बनी होती है? क्योंकि कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ना। अच्छा, इसके अलावा आप देख रहे हैं वाजा वेजोरम। वाजा वेजोरम को कहते हैं वेजल्स ऑफ द वेजल्स। कुछ वेन्स इतनी बड़ी होती हैं कि उनको खुद को भी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो उन रिक्वायरमेंट्स को, ब्लड की रिक्वायरमेंट को या न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वेजल्स के अंदर भी कुछ वेजल्स पाई जाती हैं, इस वजह से इनको वाजा वेजोरम कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ वेजल्स के अंदर नर्व्स भी पाई जाती हैं, जो उसको नर्वी वेजोरम कहते हैं ना, नर्वी वेजोरम।
वैजोरम, ये उनका खुद का जो है नर्वस सिस्टम होता है वेजल्स का। ओके, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर हम अभी पढ़ेंगे वो क्या होती हैं, वो एंडोथेलियल ट्यूब्स हैं बेसिकली, ठीक है। ट्यूब्स हैं, अंदर ल्यूमेन है, इनके अंदर छोटा सा ल्यूमेन होता है, कनेक्ट करती हैं आर्टरीज़ को वेन्स के साथ और सर्कुलेशन में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। इनके पास कंट्रेक्टाइल सेल्स होता है जिसको म्यूरल सेल्स या पैरासाइट्स कहते हैं। हम पहले भी पैरासाइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ये रिजर्व सेल्स होती हैं। और पैरासाइट्स का इसके अलावा क्या काम होता है कि पैरासाइट्स जो हैं ये डिफ्रेंशिएट करती हैं जब भी ब्लड की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इनको म्यूरल सेल्स भी कहते हैं, कंट्रेक्टाइल सेल्स होती हैं। और ये क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा ल्यूमेन है, ल्यूमेन के बाद हमारे पास एक एंडोथेलियम मौजूद है, ठीक है। एंडोथेलियम का ये न्यूक्लियस है, ये कुछ पार्शियल तौर पर, मतलब आधे तौर पर ये मतलब पूरी भी कवर नहीं होती है, एंडोथेलियम को पूरा कवर नहीं करती हैं, आधा सा कवर करके ये पैरासाइट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये हमारे पास पैरासाइट्स हैं जो कि पैरासाइट्स मौजूद हैं जो कि एंडोथेलियल से के साथ जुड़ी होती हैं। और एंडोथेलियम जो होती है और पैरासाइट्स हैं, मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि ये सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो शेयर कर रही होती हैं। ये फॉर एग्जांपल बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि कवर कर रही है किसको, एंडोथेलियम को, और ये पैरासाइट्स हैं तो इसको भी ये कवर कर रही होती है, ठीक है। इनके पास बड़ा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है और ये इनका काम क्या होता है कि ये द साइटोप्लाज्म ऑफ द पैरासाइट्स दे कंटेन द मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन। ये जो प्रोटीन्स हैं, मायोसिन, एक्टिन, ठीक है, और ट्रोपोमायोसिन, ये तीनों प्रोटीन्स हमारे मसल्स के अंदर मौजूद होती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी और जब वीडियो बनाऊंगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जब भी हमारा मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो इनकी मदद से होता है, तो कंट्रैक्शन में मदद करती हैं कंट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं। तो किस वजह से, क्योंकि इनके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं और ये रेगुलेट करती हैं ब्लड फ्लो को, और इनको रिजर्व सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। कैपिलरीज की भी टाइप्स होती हैं, कुछ फेनेस्ट्रेटेड होती हैं, कुछ कंटिन्यूस होती हैं, कुछ फेनेस्ट्रेटेड होती है, कुछ डिसकंटिन्यूस होती हैं। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 3 टाइप्स हैं कैपिलरीज की। यहाँ से पिक्चर जो है वो समझा देती हूँ, बाकी तो सब इजी है। ये हमारे पास कंटिन्यूस कैपिलरी है। यहाँ पे आप देखोगे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये ट्यूनिका इंटीमा है, ट्यूनिका इंटीमा के अंदर एंडोथेलियल लेयर है। यहाँ पे आपको कोई पोर नज़र नहीं आ रहा, कोई भी पोर, स्मॉल पोर, तो इस वजह से ये क्या है, कंटिन्यूस कैपिलरी इनको कहा जाता है। दूसरी बात कि कंटिन्यूस कैपिलरी जो है ये मोस्ट कॉमनली वहाँ पाई जाती है जैसे कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, लंग्स हो गया, स्किन हो गया, मसल्स हो गए। इन जगहों पर कौन सी कैपिलरीज पाई जाती हैं, हमारी कंटिन्यूस कैपिलरी पाई जाती है। सीएनएस में भी हमारी कंटिन्यूस कैपिलरी पाई जाती हैं। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी में आप देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे से पोर्स मौजूद हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो फेनेस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, पोरस, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल सीधी है, मगर जो एंडोथेलियल लेयर है उनके अंदर पोर्स हैं। मोस्टली ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ये पाई जाती हैं रीनाल गिलोमेरुलाई, और इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ होते हैं जिसके अंदर ये वाली कैपिलरी पाई जाती हैं। साइनसॉइड कहते हैं डिसकंटिन्यूस को, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप देखोगे कि दोनों ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर भी जो है वो होल्स हैं, पोर्स नहीं है, होल्स हैं बड़े से, और इंटरसेलुलर गेप्स भी हैं एंडोथेलियल सेल्स के अंदर। अच्छा, ये मोस्ट कॉमनली स्प्लीन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। स्प्लीन के अंदर भी पाई जाती हैं, बोन मेरो के अंदर भी पाई जाती हैं। आपका बोन मेरो के अंदर साइनसॉइड जो है वो कैपिलरीज मौजूद होती हैं। और एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, वहाँ पर भी ये साइनसॉइड कैपिलरीज पाई जाती हैं। लिवर के अंदर भी यही वाली कैपिलरीज पाई जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैपिलरीज, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर पिक्चर डिपिक्ट हो रही है यहाँ पर कि यहाँ पर एक आर्टीरियोल है, आर्टीरियोल से हमारी कैपिलरीज अराइज हैं, कैपिलरी बेड है, पूरा नेटवर्क बन गया है। और यहाँ से फिर हमारे पास स्मॉल वेन्स बनकर वेन्यूल्स हैं, वेन्यूल से हमारे पास फिर वेन्स अराइज हो रही हैं, ठीक है। तो फिर ये सारा पिक्चर जो है वो इजीली डिपिक्ट है यहाँ पर। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस।
एंड इफ़ यू गॉट एनी इन्फॉर्मेशन और आपको ईजी हुआ हो पेपर के अंदर ये वीडियो देखकर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.